रिच डैड पुअर डैड चैप्टर नंबर 10। और ज्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट ना हो। उनकी नजर में ये एक फिलॉसफी से ज्यादा है और इसमें काम की बातें कम हैं। मैं ये मानता हूँ कि फिलॉसफी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय काम करना चाहते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह से शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं। मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि मैं करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में अवकाश लें और ये आकलन करें कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं पुस्तक की दुकानों में जाता हूँ और अलग अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें पढ़ता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूलों का नाम देता हूँ। मैं कैसे करें पुस्तकें उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान में जोएल मॉस्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने ये पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंक में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ यही किया। ज्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते हैं या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे ये बताया कि मेरा 16% का फार्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स लें, व्यवसाय की बारीकियों को समझें, कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीदें। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूँ। इनमें से कई तो मुफ्त होती हैं या उनकी फीस बहुत ही कम होती है। जो मैं सीखना चाहता हूँ उस विषय पर मैं महंगे सेमिनार्स में भी जाता हूँ। हमेशा ऑफर देते रहें। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूँ तो मैं कई प्रॉपर्टीज देखता हूँ और सामान्यतः एक ऑफर लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो ये मैं भी नहीं जानता। ये तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर का आंकड़ा देते हैं। मैं यथासंभव कम से कम काम करता हूँ। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकलें। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फायदे के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है, एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत होते हैं परंतु परिवर्तन को भांप लेने से सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसीलिए जब मैं जॉगिंग करता हूँ तो मैं जॉगिंग करने के लिए एक ऐसी जगह चुनता हूँ जहाँ मैं निवेश करना चाहता हूँ। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहाँ हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड्स को भांप लेता हूँ जो वहाँ काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रक्स को भी देखता रहता हूँ और आते हुए ट्रक्स पर भी निगाह लगाए रखता हूँ। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूँ। मैं पोस्टमैन से भी बात करता हूँ। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक पूरा इलाका खोज लेता हूँ, खासकर ऐसा इलाका जहाँ लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहाँ साल में कई बार ये देखने के लिए चक्कर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षण कहाँ नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूँ, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे ये पूछता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनटों का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूँ, जैसे स्टोर जाने या आने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बेहद पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक्स को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली हो। मैंने ये पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड्स हो या नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग करना हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती है।
आपको ये जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलाशना होता है। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जैसे सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम, जो कि एक रियल एस्टेट है, उसे $1,00,000 में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, ना कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फीस देकर ये सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं, ना ही समय, इसीलिए अब वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूँ जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था लेकिन समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और इसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जमीन खरीद ली। जमीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसीलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते, इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट्स देते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर व्यवसायी ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हैं तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन करके पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर्स खरीदने हैं। हम सब मिलकर कई डीलर्स के पास गए और एक बहुत बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर्स खरीदने थे। मैंने यही शेयर्स के साथ भी किया था। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए केवल कुछ ही चीजें हैं जो मैं करता आया हूँ और अब भी कर रहा हूँ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है किया और करो। जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं, अभी से ही काम करें। उपसंहार। केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। अब जब ये किताब खत्म हो रही है और छपने जा रही है तो मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ। इस पुस्तक को लिखने का खास कारण लोगों को ये सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूला के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत सारा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं इस कहानी को एक ऐसी आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे कई युवा परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत की बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है, ये इसी का उदाहरण है। आइए चलते हैं कहानी पर। एक दिन मेरा एक दोस्त अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसों की बचत करना कितना कठिन था। वह हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक उसने लगभग $12,000 जमा कर लिए थे। उसे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $4 लाख की जरूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। ये 1991 की बात थी और उस समय
फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार दुर्दशा में था। लोग बाग अपना घर बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने इस सहपाठी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से से वह एक घर खरीद ले। ये विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना नकद भी नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्ते तक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए हमारे पास बहुत सारे घर थे, इसीलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथ वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वह और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे, जहां उसकी नौकरी उसका इंतजार कर रही थी। वह $1,200,000 चाहता था, परंतु हमने उसे $89,000 का ऑफर दिया। उसने तत्काल इसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब था कि ये कोई बिना नौकरी वाला व्यक्ति भी उसे बैंकर के अनुमोदित के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज बाकी था, इसीलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का अंतर था। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें कर्ज की किश्त भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना ये थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा भाग चुकता हो जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसके पास $800 प्रति माह की आमदनी होगी। अगर उस मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता था। 1994 में फीनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए किराएदार ने $1,56,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उससे प्यार करने लग गया था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टैक्स विहीन एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया, जिसने इस अतिरिक्त धन को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक्स मिलने लगे, जिसे वह कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा। 1996 में मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसे बिक्री के हिस्से के रूप में लगभग $3,30,000 का चेक मिला, जो उसने एक प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3,000 से ज्यादा आमदनी होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। अब उसे पूरा विश्वास है कि उसका $4 लाख का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल $7,000 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी अच्छी शिक्षा मिल सकती है जो वे हासिल करना चाहते हैं और वह अपनी मूल पूंजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अभी उसके सी कॉर्पोरेशन में निवेश की हुई है। इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस किताब को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बेचते रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है। ये विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वित्तीय रूप से नासमझ लोगों का विचार होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की कला अभी नहीं सीखी है। पैसा केवल एक विचार है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल लें। हर आत्मनिर्मित व्यक्ति ने छोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था। यही निवेश के बारे में भी लागू होता है। शुरू करने के लिए केवल कुछ ही डॉलर्स काफी हैं और बाद में इनसे एक बड़ी रकम बनाई जा सकती है। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी ही शुरुआत करें। कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5,000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला है, जिससे हर महीने $5,000 का कैश फ्लो आता है। लेकिन मैंने ये बचपन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसीलिए प्रोत्साहित करता हूँ क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए
तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना संदेश बहुत ही स्पष्टता के साथ आप तक पहुँचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका शीर्षक ये नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। ये सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेहनत करवा सकते हैं और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अंत में लेखक लिखते हैं, काम में जुटें। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए थे, आपका दिमाग और आपका समय। ये आपके हाथ में है कि आप इनका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और केवल आपको वह ताकत मिल जाएगी जो आपकी तकदीर बनाती है या बिगाड़ती है। अगर आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप गरीब रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे दायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्य वर्ग में बने रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे अपने दिमाग में निवेश करते हैं और ये सीख लेते हैं कि किस तरह संपत्तियों को बनाया जाता है तो आप दौलतमंद होने का विकल्प चुनते हैं। चुनाव आपका है और केवल आपका है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय होने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतजार कर रही है। ये कोई और नहीं करेगा। आप और आपके बच्चों का भविष्य उस चुनाव पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं, आने वाले कल में नहीं। हम ऐसी कामना करते हैं कि आपके पास बहुत सी दौलत हो और आप जिंदगी नाम के उपहार से बहुत सा सुख भोगें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी लॉन्ग बुक समरी रिच डैड पुअर डैड यहीं पर कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि जो इस किताब को खरीद कर नहीं पढ़ सकते वो इंटरनेट के माध्यम से इस ऑडियो बुक के द्वारा इसे जरूर सुन सकते हैं और इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, इस किताब को रिकॉर्ड और एडिट करने के लिए काफी दिनों की मेहनत लगी है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप इस ऑडियो बुक को अपने सर्कल में जरूर शेयर करें ताकि इस ऑडियो बुक को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी तरह हमेशा सुनते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।